गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपना क्लास 10 साइंस का चैप्टर जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हम आज के लेक्चर में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कुल हमने 34 क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया है। ये कलेक्शन जो है पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है और आपको इन सभी सवालों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सभी के सभी सवाल आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके 19 एमसीक्यूज और 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहला सवाल है, अमाशय की दीवार में उपस्थित गैस्ट्रिक ग्रंथियां निम्नलिखित स्रावित करती हैं। जो स्टमक की वॉल होती है हमारी, उसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, वो हमसे ये पूछा गया है, वो इसमें से क्या सिक्रीट करते हैं। ठीक है। ऑप्शन है म्यूकस और ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है म्यूकस और पेप्सिन, और ऑप्शन डी है हमारा पेप्सिन और स्लाइवरी अमाइलेज। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है म्यूकस और पेप्सिन। म्यूकस जो है वो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसको एसिड से प्रोटेक्ट करता है, और ये जो पेप्सिन होता है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना, प्रोटीन डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ग्लूकोज के कोशिकीय ऑक्सीकरण के दौरान इस अभिक्रिया में अन्य उत्पादों के निर्माण के साथ साथ एटीपी का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के प्रति अणु में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पादन से जुड़ी है। हमको ये बताया गया है, हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर आपको ना हमने 4 रिएक्शन दिए हैं, ए बी सी डी, एक 4 प्रोसेस समझ लीजिए हमको दिए हैं। ये पूछा है सबसे ज्यादा जो एटीपी का उत्पादन होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, वो किस प्रोसेस में होती है। सबसे पहला है यीस्ट में इथेनॉल, ऑप्शन बी है पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है यीस्ट कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी है हमारा मनुष्य कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मनुष्य कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बच्चों, इसका जो रीजन है वो ये है कि जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो जो जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है ह्यूमन में, तो उसमें जो ग्लूकोज है ना वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उस ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। ठीक है ना। इस प्रोसेस में मैक्सिमम एटीपी रिलीज होती है, करीब करीब 36 टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये होता है इतनी इतनी एटीपी जो है इस प्रोसेस में रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। बाकी सब जो है, जितने बाकी के 3 प्रोसेस दिए गए हैं, इनमें होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसके अंदर जो एटीपी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है वो होता है 2 से लेके 4 तक। 2 to 4 तक रेंज करता है एटीपी, है ना। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिलीज होगी वो किसमें होगी, ह्यूमन बींग्स में, ड्यू टू एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों के परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है। ऑप्शंस हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, चालन, या फिर स्थानांतरण। तो बच्चों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन। हमारा स्थानांतरण यानी ये हो जाएगा हमारा, है ना। प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों के परिवहन की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के जो घुलनशील उत्पाद होते हैं उनके परिवहन यानी उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट होना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं पौधों में, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। चलिए प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, दिए गए चित्र में ए और बी के रूप में दिखाए गए भाग हैं। ठीक है। अब हमको बताना है ए क्या है और बी क्या है। तो बच्चों, इस डायग्राम को हम इजीली देख के बता सकते हैं। ए हमारा जो है वो तो है रक्षक कोशिका, और बी हमारा है रंध्र छिद्र, है ना। ए हो गया रक्षक कोशिका, ये वाला, और जो हमारा बी है वो है रंध्र छिद्र, है ना। ये हमारे ए और बी हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाइसीकरण के संबंध में गलत है। इमल्सिफिकेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन। इसको अंडरलाइन करके यहां लिख देता हूं मैं, इमल्सिफिकेशन। एक सेकंड, यहाँ जगह कम है।
ये हमारा जो पाइसीकरण है ये होता है इमल्सिफिकेशन। ठीक है बच्चों, इमल्सिफिकेशन के संबंध में क्या क्या गलत है ये पूछा गया है। सबसे पहला कथन है, इसमें बड़े आकार की वसा बूंदों को छोटी वसा बूंदों में तोड़ना शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें पित्त लवण की क्रिया शामिल होती है। जी बिल्कुल, इसके अंदर पित्त लवण की क्रिया भी शामिल होती है। और ऑप्शन सी है, इसमें वसा अणुओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ना शामिल है। जी हाँ, ये तीनों ही बातें ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कुछ भी गलत नहीं है इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण के बारे में। प्रश्न नंबर 6 है, कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किस 3 कार्बन यौगिक में अपघटित होता है ना बच्चों। ये पूछा है हमसे कि जो कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था होती है यानी ग्लाइकोलाइसिस, उसमें जो ग्लूकोज है वो किस 3 कार्बन यौगिक में अपघटित होता है, मतलब कौन से 3 कार्बन एटम वाले यौगिक में वो अपघटित होता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है पायरुवेट। जब ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, तो एक 6 कार्बन का ग्लूकोज एटम जो है हमारा मॉलिक्यूल, 6 कार्बन का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 3 कार्बन के पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल और 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल। इस तरीके से 6 कार्बन का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन के 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक सामान्य मनुष्य में रक्त परिसंचरण के निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान ऑक्सीजन युक्त शरीर के सभी भागों में पंप किया जाता है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 7 के बारे में पूछा है। ऑप्शन है, बाय आलिंद का संकुचन, बाय निलय का संकुचन। बाय निलय के संकुचन के दौरान जो है हमारा रक्त परिसंचरण होता है, किससे, ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सभी भागों में पंप किया जाता है ना। सामान्य मनुष्य में जो रक्त संचरण के निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान पूछा था ना, किस चरण के दौरान ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो शरीर के सारे भागों में पंप किया जाता है, वो होता है बाय निलय का संकुचन। ठीक है ना बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। उस समूह का चयन करें जिसमें सभी जीवों के पोषण का तरीका समान है ना। हमको कुछ ग्रुप ऑफ वो दिए गए हैं, क्या बोलते हैं हमारे जीव, कुछ कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स समझ लीजिए आप, वो दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं। और हमसे सवाल ये पूछा है कि इसमें से एक ऐसा ग्रुप चुनिए जिसके अंदर जो भी सभी के सभी जीव हैं उनका जो पोषण का तरीका है वो बिल्कुल समान है, मतलब एक तरीके से वो अपना खाना एक तरीके से अपना खाना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में तो बच्चों इसके अंदर हमको है अमरबेल, यीस्ट, फलियां, जोक और फीता कृमि, ये पहला है। कैक्टस, टिक्स, जूं, जोक और गाय, फिर तीसरा है अमरबेल, टिक्स, जूं, जोक और फीता कृमि, और फिर ऑप्शन नंबर डी है कैक्टस, घास, जूं, शेर और फीता कृमि। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी पार्ट। सभी के सभी जो है ये अपना पोषण जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से प्राप्त करते हैं, है ना बच्चों। इनका जो भोजन प्राप्त करने का तरीका है वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनको एक होस्ट चाहिए होता है जिससे ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। इसमें हमारा क्या बोलते हैं, टिक्स, जूं, जोक और फीता कृमि, अमरबेल, ये जो ग्रुप है हमारा, इस सब पूरे का पूरे ग्रुप का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना पोषण किस तरीके से प्राप्त करेंगे। इसमें जो हमारा ये अमरबेल है, यानी कसकटा, सॉरी, हमारा इसमें मतलब अमरबेल, टिक्स, जूं, जोक सभी के सभी जो है उनका जो तरीका है उन सबको एक होस्ट चाहिए, है ना, सबको एक जिससे अपने वो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करें। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सीजन की कमी होने पर हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ग्लूकोज के टूटने के बाद बनने वाले उत्पादों की ओर संकेत करता है।
ऑप्शन है हमारे पास इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऊर्जा, या फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लैक्टिक एसिड। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है ना तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण क्या होता है, एनर्जी और लैक्टिक एसिड बन जाता है, और उसी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन से जो है हमें क्रैम्प्स मतलब हमारी मसल में हमें पेन वगैरह फील होता है, ठीक है ना। तो ये है इसका कारण। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 10। जठर रस जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और इसमें पेप्सिन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? ऑप्शन है प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लिपिड का पाचन, या फिर स्टार्च का पाचन। तो ये पूछा है बच्चों हमसे कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अनुपस्थिति होगी, एब्सेंस होगी, तो उसमें कौन सी जो क्रिया है वो प्रभावित होगी। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अनुपस्थिति में जो क्रिया प्रभावित होगी वो है प्रोटीन का पाचन यानी प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, जब HCl के एब्सेंस में ना प्रोटीन डाइजेशन इफेक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों HCl के ना दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, है ना। दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है उसके? पहला तो ये होता है कि वो जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है ना उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, उसको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके एक एक्टिव एंजाइम पेप्सिन जो हमारी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। पहला तो हमारा इसका फंक्शन ये होता है, और दूसरा जो है ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, वही जो हो गया ना एसिडिक मीडियम, इसका मतलब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है यानी पीएच को जो है 1.5 से 2 तक ले जाता है, जिससे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमको आसानी हो जाती है ना। एक एसिडिक मीडियम मिल जाता है एंजाइम को और पेप्सिन प्रोड्यूस हो जाता है, पेप्सिन की मदद से प्रोटीन डाइजेशन इजी हो जाता है। ये होता है हमारा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भूमिका। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। सांस छोड़ने के दौरान गैसों का आदान प्रदान किसके बीच होता है? प्रश्न नंबर 11 में पूछा है कि जब हम अपनी सांस छोड़ रहे होते हैं, जब हम मतलब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो जो गैसों का आदान प्रदान है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, वो किसके बीच होता है? फेफड़ों की एल्वियोली और रक्त के बीच, फेफड़ों की एल्वियोली और ऊतक द्रव, या रक्त और शरीर के ऊतकों के बीच, या फिर ऊतक द्रव और रक्त कोशिकाओं के बीच। तो बच्चों जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा होता है सांस छोड़ने के बीच ड्यूरिंग एक्सेलेशन, वो हो रहा होता है फेफड़ों की एल्वियोली और रक्त यानी हमारे ब्लड के बीच में, उसके बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। सामान्य तौर पर भोजन जीवों के शरीर के भीतर ही टूटता है और अवशेषित होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में यह प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है? ऑप्शंस हैं अमीबा, मशरूम, पैरामीशियम, या फिर जूम। तो बच्चों जिस जीव के अंदर ये प्रक्रिया शरीर के बाहर हो रही होती है वो है हमारा मशरूम। ठीक है, मशरूम एक फंगाई होता है ना। तो फंगाई क्या करते हैं, ये जो अपना खाना है अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, ये उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देता है। जो फंगाई हमारा होता है ना, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम फूड पर रिलीज करते हैं, फिर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से इनका जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है फंगाई मशरूम्स में। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 13 देख लेते हैं। प्रश्न 13 है जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है अमाशय, फेफड़े, यकृत, या फिर ग्रहणी। तो जो जठर ग्रंथियां हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, तो बच्चों वो पाए जाते हैं हमारे अमाशय यानी स्टमक में, है ना। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 13। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में हमारा है अवावीय श्वसन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? अवावीय श्वसन यानी हमारा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, ऑक्सीजन, या फिर जल। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है हमारा वो है इथाइल अल्कोहल। ये जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एन एरो एक सेकेंड ये होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, जब उसका जो परिणाम स्वरूप उसमें जब हम बात करेंगे यीस्ट की, इन यीस्ट, ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, उसमें खाली ये यीस्ट वाला ही ऑप्शन दिया हुआ था
तो जब यीस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तब तो बच्चों बनेगा हमारा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जो हमारा सही उत्तर भी है। और जब ये होगा इन ह्यूमंस, यानी जीवों में जब होगा, तो हमारा बनेगा, मनुष्यों में जब होगा सॉरी, लैक्टिक एसिड। ठीक है बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब यीस्ट में होगा तो इथाइल अल्कोहल, और जब ह्यूमंस में होगा तो लैक्टिक एसिड, है ना। यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में लैक्टिक एसिड नहीं दिया रखा था, तो हमारा जो सही उत्तर है वो होगा हमारा इथाइल अल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। ठीक है, हमसे ये पूछा है इनमें से कौन पैरासाइट है, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ऑर्किड या फिर मच्छर। तो बच्चों सही उत्तर है वो है प्लाज्मोडियम, क्योंकि इसको भी एक होस्ट की जरूरत होती है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पायरुवेट के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। जी हाँ, अभी प्रश्न नंबर 6 में हम ये डिस्कस करके आए हैं। और ये अभिक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरे प्लास्टिड या फिर केंद्रक में। तो बच्चों ये पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रक्रिया डिस्कस करी थी, ये होती कहाँ है, इसकी लोकेशन पूछी है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो प्रक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, और ये वही स्टेप है जिसके अंदर मैक्सिमम एटीपी रिलीज होती है, 36 टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मरीज एक्स अग्नाशय की एक बीमारी से पीड़ित था, यानी पेनक्रियाटिक डिजीज थी उसको, है ना, जिसके कारण उसका अग्नाशय पर्याप्त रूप से काम नहीं कर रहा था, यानी पेनक्रियाज उसके ढंग से काम नहीं कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर निम्नलिखित में से क्या सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, ये पूछा है कि डॉक्टर उसको क्या सजेशन देगा इनमें से। आहार में प्रोटीन की बड़ी मात्रा शामिल करना, पहला। कम वसा वाला आहार ग्रहण करना, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है केवल कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना, या फिर केवल तरल खाद्य पदार्थ शामिल करना, है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 17 में हमसे पूछा है ना। तो प्रश्न नंबर 17 में हमको ये बताना है कि जब किसी मरीज को पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उसको डॉक्टर क्या सजेशन देगा, है ना। तो डॉक्टर उसको ये सजेस्ट करेगा कि भाई कम वसा वाला आहार ग्रहण करो, यानी कम फैट वाला खाना खाओ। ऐसा क्यों, ऐसा सजेशन क्यों देगा डॉक्टर बच्चों, क्योंकि जो पेनक्रियाज होते हैं ना बच्चों, वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। ठीक है, इसको मतलब स्पेसिफिकली ये जो एंजाइम है हमारा, लाइपेज एंजाइम, ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है ना। तो जब पेनक्रियाज उसके ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, तो लाइपेज एंजाइम सिक्रीट होगा नहीं प्रॉपर्ली। तो जब लाइपेज एंजाइम सिक्रीट नहीं होगा, तो उसको ज्यादा वसा वाला खाना, यानी एक्स्ट्रा फैट वाला फूड खाने में प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए डॉक्टर उसको ये सजेस्ट करेगा कि कम फैट वाला यानी कम वसा वाला आहार ग्रहण करो। चलिए अब हमारे पास जो है प्रश्न नंबर 19, वो है एजर्शन और रीजन का, है ना। देख लेते हैं। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और हमको ये बताना है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण अभिकथन ए का सही व्याख्या क्या है। 4 ऑप्शन होंगे। दूसरा ऑप्शन होगा अभिकथन ए और कारण ए दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या नहीं है, मतलब उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा होगा अभिकथन सत्य है, ए सत्य है, लेकिन कारण आर असत्य है, मतलब ए ट्रू है, बी और आर फॉल्स है ना। और डी में उल्टा हो जाएगा इसका, कि ए फॉल्स होगा लेकिन आर ट्रू होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये लिखा है, अमीबा कोशिका की सतह पर पाए जाने वाले प्रवर्त का उपयोग करके भोजन ग्रहण करता है। ओके। और कारण में क्या लिखा है, सभी एक कोशिकीय जीवों में, यानी सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भोजन संपूर्ण कोशिका स्तर के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो बच्चों पहली बात तो इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी है कि अमीबा कोशिका की सतह पर पाए जाने वाले प्रवर्त का उपयोग करके भोजन ग्रहण करता है, लेकिन सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं ऐसा करते। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना कुछ स्पेशल तरह के, आप समझ लीजिए जैसे हमारा ये प्रोटोजोआ होता है, उसमें कुछ स्पेशल तरह के ऑर्गन होते हैं, जो जिसकी मदद से वो, जिनको हम ग्रूव्स बोलते हैं, है ना। अगर हम उसकी बात करें प्रोटोजोआ की ना, उसके पास, सॉरी सॉरी प्रोटोजोआ में कह रहा हूँ, पैरामीशियम की अगर हम बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर होते हैं कुछ स्पेशल ग्रूव्स, जिनकी मदद से वो अपना जो भोजन है उसको ग्रहण करता है।
तो मतलब इसका क्या हुआ, इसका उत्तर ये होगा कि अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है ना। मतलब जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिकीय जीव ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिनको वो यूज करते हैं, जैसे कि पैरामीशियम है उसके पास कुछ स्पेशल तरह के ग्रूव्स होते हैं जिसकी मदद से वो अपना भोजन को ग्रहण करता है ना। और पैरामीशियम भी तो भाई एक कोशिकीय जीवों में आएगा ना। तो जब ये पैरामीशियम ग्रूव्स यूज कर रहा है तो उसका मतलब ये हो गया ना कि सारे के सारे जो है एक तरीके से मतलब अपने सरफेस एब्जॉर्प्शन से नहीं करेंगे उसको, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा अभिकथन ए सत्य लेकिन कारण आर असत्य। चलिए, हाँ, प्रश्न नंबर 19 यानी हमारा आखिरी एमसीक्यू देख लेते हैं। ऑक्सीजन संतृप्त स्तर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ी सीमा को दर्शाता है। ठीक है, संतृप्ति स्तर है ना। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर को सही ढंग से दर्शाता है। हमको 4 ग्राफ दिए गए हैं और इनमें से ये पूछा है हमसे कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर को सही ढंग से दर्शाता है। तो बच्चों, जो ग्राफ सही से दर्शाता है वो है हमारा ग्राफ क्यू, है ना। ग्राफ क्यू में बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ उसको। ऐसा क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ना बच्चों तो एयर का प्रेशर भी इंक्रीज होगा, है ना। एयर प्रेशर इंक्रीज होगा तो यानी जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, देयर विल बी लेस ऑक्सीजन अवेलेबल। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो जैसे मतलब अगर प्रैक्टिकल बात भी करें, अगर हम ऊपर जाते हैं, है ना, ऊपर जितना आसमान में ऊपर जाते जाएंगे तो उतना उतना ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाएगा, है ना। प्रेशर जैसे जैसे ज्यादा वैसे वैसे हमारा ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा, है ना। जब कम ऑक्सीजन अवेलेबल होता है ना बच्चों ब्लड में, तो ऑक्सीजन की जो ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होता है ना वो भी कम हो जाते हैं, है ना। उनके कम होने से क्या होता है, तो उनके कम होने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन के लिए जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है ब्लड सेल के साथ बाइंड करना जिसके अंदर O2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। जो हीमोग्लोबिन यहाँ पे हमसे ये पूछा था ना कि ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ी सीमा को दर्शाता है। हाँ, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हीमोग्लोबिन को दिक्कत होने लगेगी ऑक्सीजन के साथ बाइंड, ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने में, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो फिर हेमोग्लोबिन को प्रॉब्लम आने लगेगी रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करने में जिनके अंदर O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। ये हो जाएगा हमारा इसका कारण। चलिए, प्रश्न नंबर 20, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है वेरी शॉर्ट सीबीएसई में। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है और उसी हिसाब से हम इनको डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन पूछा है एक पौधा एक्स कुछ छिपकलियों के साथ एक कांच के जार में बंद था। एक समान पौधा वाई एक अन्य कांच के जार में बंद था लेकिन उसमें छिपकलियां नहीं थी। ठीक है, एक जार में तो पौधा बंद है जिसके अंदर कुछ छिपकलियां भी हैं, दूसरे जार में सिर्फ पौधा है कोई छिपकली नहीं है, ये बताया। दोनों जार कुछ घंटों के लिए समान प्रकाश में रखे गए, मतलब उनको बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट में रख दिया गया, है ना। किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की संभावना अधिक है और क्यों। ये पूछा है कि कौन सा पौधा ऐसा होगा जिसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, उसकी संभावना ज्यादा होगी और क्यों होगा ऐसा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पौधा एक्स में छिपकली के श्वसन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे प्रकाश संश्लेषण की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो बच्चों होगा क्या, जिस जार के अंदर छिपकलियां हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो संभावना है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जो छिपकलियां होंगी वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही होंगी ना, तो उसको एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी पौधे को, जिसकी वजह से उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो संभावना है वो अधिक हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम खुद को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट नहीं रखते हैं तो सामान्य तौर पर गर्मियों में मूत्र की मात्रा अन्य मौसमों की तुलना में कम हो जाती है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, गर्मियों में आसपास का तापमान ज्यादा होता है, लोग बहुत सारा पानी पीते हैं और उसी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, है ना। गर्मियों में बच्चों यही होता है ना कि आसपास का जो टेम्परेचर है वो गर्म होता है ना। पानी भी ज्यादा पिया जाता है गर्मियों में और पसीना भी बहुत आता है गर्मियों में, तो पसीने के रूप में वो शरीर से बाहर भी निकलता रहता है पानी। इसलिए वृक्क रक्त की तरलता बनाए रखने के लिए पानी की मात्रा को रोके रखते हैं, है ना, जिससे कम मात्रा में मूत्र निर्माण होता है। लेकिन सर्दियों में आसपास का तापमान बहुत कम होता है। सर्दियों में क्या होता है भाई, टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडा हो जाता है टेम्परेचर, और आमतौर पर लोगों को पसीना भी नहीं आता। सर्दियों में जो है पसीना भी कम आता है,
इसलिए, और किसी किसी को तो आता भी नहीं है, या मतलब बहुत कमी से आता है, इसलिए पानी केवल मूत्र के रूप में ही बाहर निकलता है, और इसलिए सर्दियों में ज्यादा मूत्र बनता है। जो यूरिन है वो सर्दियों में इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि पसीना नहीं आता, पसीने के फॉर्म में पानी बाहर नहीं निकल पा रहा, तो इसलिए टोटली जो है वो पानी सर्दियों में यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन द्वारा मुक्त ऊर्जा का उपयोग क्या है? कोशिकीय श्वसन द्वारा जो मुक्त ऊर्जा है, जो मतलब जो एनर्जी है ना, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा, के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है, उसका उपयोग क्या होता है? कोशिकीय श्वसन द्वारा मुक्त ऊर्जा तुरंत एटीपी में परिवर्तित हो जाती है, जिसका उपयोग कोशिका के अन्य कार्यों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब सेल के जो और काम होते हैं, उसके दूसरे उन कामों के लिए हम जो है एनर्जी को एक फ्यूल की तरह यूज कर लेते हैं, है ना। फौरन ही वो एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट परिवर्तित हो जाती है, एटीपी में चेंज हो जाती है, और वो एनर्जी सेल फिर अपने दूसरे कामों के लिए एक फ्यूल की तरह यूज करता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों लाइफ प्रोसेस के हमने एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। टोटल हमने यहाँ पर आज 22 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये 22 के 22 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था, आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है और आपको इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इससे होगा ये कि आपका इस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में नजर आ जाए, तो वहां पर आपकी और हेल्प हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को खूब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, और अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में लाइफ प्रोसेस के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। चलिए, थैंक यू।